नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। पलामू से खबर मिल रही है जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। देखिए, टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी ढेर हुआ है। इनामी नक्सली मुखदेव यादव ढेर किया गया है। बंसी गांव के जंगल में मुठभेड़ की सूचना मिली। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एसपी रिश्मा रमेशन ने पुष्टि की है इस बारे में। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर। लाल आतंक का खात्मा अब तय माना जा रहा है। इस ओर लगातार कार्रवाई हो रही है। लाल आतंक को खत्म करने के लिए यहां पर पुलिस पूरी तरीके से ठान चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है, पूरी जानकारी दीजिए। कितने नक्सलियों को ढेर किया गया है? देखिए, आपको बता दूं कि फिलहाल अभी भी पुलिस और नक्सलियों का जो मुठभेड़ है वो जारी है। इलाके में सर्च अभियान तेज कर दी गई है। ये मनातू और तरहसी थाना क्षेत्र के बंसी गांव के इलाके के जंगल में ये अहले सुबह मुठभेड़ हुई है और शशिकांत जो 10 लाख का इनामी नक्सली है टीएसपीसी का, उसके दस्ते का ये सदस्य है मुखदेव यादव, जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मौके से एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है। और आपको बता दूं कि फिलहाल जो उस दस्ते के अन्य सदस्य है उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। तो अभी तक फिलहाल जो नक्सलियों के मारे जाने की जो आंकड़े की बात है तो एक ही नक्सली के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि और भी नक्सली इस मुठभेड़ में मारे जाएंगे और उसको लेकर के पुलिस दबाव बनाई हुई है और पूरा जो जंगल का इलाका है पूरा घेराबंदी की गई है। तो पुलिस लगातार बाकी जो नक्सली उस दस्ते के हैं उसके पीछे लगी हुई है। जी नीलकमल, देखिए, लाल आतंक के खात्मे की ओर पुलिस जो है वो अक्सर दिखाई दे रही है और इस और कार्रवाई भी लगातार हो रही है। तो ऐसे में और क्या कुछ हथकंडे पुलिस के द्वारा अपनाए जा रहे हैं नक्सलियों को? आपको बता दूं कि 3 सितंबर को इसी इलाके में शशिकांत का दस्ता के साथ जो पुलिस की मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे और 1 जवान घायल हुआ था, तब से पलामू पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है शशिकांत का दस्ता। और तब से लगातार उस इलाके में उन नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द बाकी जो दस्ता का सदस्य और खास करके शशिकांत जो कमांडर है टीएसपीसी का, उसको पुलिस मार गिराएगी। और इसको लेकर के इस दिशा में पुलिस की कदम आगे की ओर बढ़ रही है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से आक्रोश है जवानों में, कहीं न कहीं उन शहीद जवानों का बदला लेने का तो भी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। बहुत बड़ी कार्रवाई है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए नीलकमल। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले झारखंड में सियासत तेज है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस मैच को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी मैच का विरोध किया, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। बात है और बड़े दुख की बात है। टेरर और टॉक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट तो चलेगा। क्रिकेट होगा, क्योंकि क्रिकेट में आईसीसी में कौन व्यक्ति है, कौन राजनेता का पुत्र है जो प्रभावित करता है इन सब निर्णयों को। देश के पूरी जनता का यह अपमान है क्रिकेट मैच। और एक तरफ गलवैया, दूसरी तरफ बोलापन। आखिर क्यों? सीज फायर के बाद क्रिकेट क्यों? जब आप पानी रोक रहे थे तो क्रिकेट क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि पुत्र मोह था। तो ये तो अपमान है पूरी तरह भारत की जनता का, और भारत के स्वाभिमान पर भी कुठाराघात करने का काम किया गया है। ये कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग ये जो कहते हैं ना, तो बड़ी शर्म आती है। सिर्फ राजनीति करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं और एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, वोट के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन
इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस राजनीति के तहत ये सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। मणिपुर दौरे पर जेएमएम ने सवाल खड़े किए हैं। जेएमएम ने कहा कि 825 दिनों के बाद इस कुंभकर्ण की नींद टूटी और ये बहुत ही दुख की बात है। वहीं कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है, जब मणिपुर जल रहा था तो उस दौरान नहीं गए और अब राजनीतिक उद्देश्य के तहत वहां जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि इन लोगों को प्रधानमंत्री के हर चीज पर चिढ़ है। प्रधानमंत्री मणिपुर गए, इन्हें ये पच नहीं रहा है, इस वजह से ये बयानबाजी कर रहे हैं। 825 दिनों के बाद कुंभकर्ण की नींद टूटी। ये बहुत दुख की बात है, देश के लिए शर्म की बात है। और ये गए हैं तो अब क्या कुछ करेंगे, देश की जनता इंतजार करेगी। जब मणिपुर जल रहा था, हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि केंद्र की सरकार को शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पहल करनी चाहिए। वहां पर प्रधानमंत्री का दौरा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन लगभग 3 वर्ष बीत गए, लगातार वहां हिंसा होते रही और प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र की सरकार सोती रही। आज अपने राजनीतिक उद्देश्य के तहत वो वहां दौरा कर रहे हैं और वहां के लोगों को सब्जबाग ख्वाब दिखला रहे हैं, सपने दिखला रहे हैं। तो भी इनको चिढ़ है, यानी प्रधानमंत्री जी कुछ भी करें, इनको वहाँ चिढ़ है। क्यों इतना जाते हैं? क्योंकि पहले के प्रधानमंत्री क्या करते थे? पहले के प्रधानमंत्री दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे रहते थे। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो इनको पच नहीं रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री पर इस तरह की बातें करना, इनका शिकूफा छोड़ना इनके आदत में शुमार हो गया है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्राथमिकता देते आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति थी और आज नॉर्थ ईस्ट पर्यटन का एक केंद्र बन गया है। संजय सेठ ने नॉर्थ ईस्ट का भारत के विकास में एक बड़ा योगदान बताया है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता पे, कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आगे बढ़ाना, नॉर्थ ईस्ट में सुविधा देना। हम सब सांसदों को, मंत्रियों को निर्देश कि हमेशा महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप नॉर्थ ईस्ट जाओ। एक कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, आप अंदाज से नॉर्थ ईस्ट 10-15 साल पहले क्या स्थिति थी, आज नॉर्थ ईस्ट कितना डेवलप कर गया है। आज टूरिज्म का एक हब नॉर्थ ईस्ट बन गया है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने जो आइजोल से जो रेल सेवा प्रारंभ की, यह क्रांति है। और नॉर्थ ईस्ट हम कह सकते हैं कि भारत के विकास में एक बड़ा योगदान, और आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर होगा। राज्य में यूरिया को लेकर हो रही कालाबाजारी को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, राज्य में जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार यूरिया उपलब्ध नहीं करा रही है, जिस कारण राज्य में कालाबाजारी चल रही है। हालांकि कालाबाजारी को रोकने के लिए 500 से भी ज्यादा जगहों पर रेड की गई है और जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। करीब 21 लोगों को यूरिया कालाबाजारी मामले में सस्पेंड भी किया गया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा कि केंद्र की सरकार सहयोग नहीं कर रही है, जो चिंता का विषय है। ना अलॉटमेंट हम लोगों ने डिमांड किया था केंद्र सरकार से और जिसमें हमें ओके भी मिला था, वो अलॉटमेंट से काफ़ी कम सप्लाई हमें मिल पाया है। जहां से भी हमें सूचना मिल रहा है, लगभग 500 से अधिक रेड अभी तक हम लोगों ने कर चुका है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है उसके आधार पे, और लगभग 21 लोगों को सस्पेंशन का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। सप्लाई हम लोग अलॉटमेंट बढ़ाने का भी बात किया है, मगर अभी तक वो सहयोग या उस तरह से अलॉटमेंट में बढ़त भी हमें नहीं दिख रहा है। खबर रांची से मिल रही है। कांग्रेस प्रभारी का झारखंड दौरा। देखिए, 7 दिवसीय दौरे पर के राजू, 15 से 21 सितंबर तक के दौरे पर के राजू अलग अलग बैठकों में भाग लेंगे। अनुसूचित जाति के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो रांची से यह खबर मिल रही है, 7 दिवसीय यानी कि 7 दिनों के दौरे पर हैं के राजू और 15 से लेकर के 21 सितंबर तक के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग बैठकों में भाग लेने की खबर मिल रही है। अनुसूचित जाति के नेताओं के साथ भी
बैठक करने वाले हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई, जिसमें खराब मशीन को बदलने और 16 एजेंडे पर चर्चा हुई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप इस रिपोर्ट में देखिए। रिम्स की बदलेगी तस्वीर, व्यवस्था में जल्द होगा सुधार, जीबी बैठक से निकलेगा हल। जी हां, रिम्स में मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। रिम्स जीबी की 60वीं बैठक प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की। इसमें हाईकोर्ट के ऑब्जर्वर जस्टिस अमरेश्वर सहाय भी शामिल हुए। इस बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव वेंटिलेटर और एमआरआई जैसी मशीनों की जल्द खरीदारी को लेकर था। अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द ये खरीदारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। रिम्स पटरी पे आएगा, क्योंकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को जानी है। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त बैठे हुए थे, एक एजेंडे पे चर्चा हुई है और वो उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी जानी है। बहुत सारे और निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय कि अब रिम्स जनहित में काम करे। बैठक में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी चर्चा हुई। ट्रॉमा सेंटर और सेंट्रल इमरजेंसी में सुधार बैठक का अहम मुद्दा रहा। गंभीर मरीजों की भर्ती, वार्ड में शिफ्टिंग और इलाज की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने और अस्पताल में अनुशासन बेहद सख्त करने पर भी विचार किया गया। कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए आप। प्रस्ताव में यह भी तय हुआ कि अब अस्पताल में दवा और दूसरे जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं रहेगी। खरीदारी से जुड़े सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। अगली गवर्निंग बॉडी की बैठक 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें अस्पताल से जुड़े बाकी 18 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इस बार सिर्फ कोर्ट के प्रस्तावों पर ही बात हुई। अब देखना होगा कि गवर्निंग बॉडी बैठक से राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कितने सुधार होते हैं और कब तक। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर, बिना मान्यता संचालित नहीं होंगे अब स्कूल। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने संशोधन किया है। यहां पर 5,879 स्कूल बिना मान्यता के संचालित होंगे। अब देखिए 8,37,879 विद्यार्थी नामांकित हैं, 46,421 शिक्षक कार्यरत हैं। ये बड़ी खबर रांची से मिली है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने संशोधन किया है। आपको बताते चलें, अब बिना मान्यता स्कूल जो है वो संचालित नहीं होंगे, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन स्कूल अब नहीं चल पाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने संशोधन किया है। 5,879 स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। 8,37,879 विद्यार्थी नामांकित हैं। इसमें 46,421 शिक्षक कार्यरत हैं। रांची से बड़ी खबर, सीएम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। जी हां, 16 सितंबर को सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति अभ्यर्थियों को पत्र देंगे। 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ये कार्यक्रम जो है प्रोजेक्ट भवन में होना है। तो प्रोजेक्ट भवन सभागार में ये समारोह होगा, जहां पर 16 सितंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। तो यहां पर सीएम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। 16 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति अभ्यर्थियों को पत्र मिलेगा। 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। गैंगस्टर मयंक सिंह पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। 6 दिन की रिमांड पर मयंक से उसके नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली है और अब जांच का दायरा बढ़ने से केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री इसमें होने वाली है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कुख्यात मयंक पर कस रहा शिकंजा। केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री की तैयारी। और बढ़ेगा मयंक पर जांच का दायरा।
पैसा और हथियार के नेटवर्क का होगा खुलासा। अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर झारखंड लाए गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कुख्यात मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के नेटवर्क को लेकर झारखंड एटीएस की जांच जारी है। अब तक 6 दिन की रिमांड में पूछताछ में मयंक ने कई खुलासे किए हैं। अब उन खुलासों पर आगे की जानकारी जुटाने के साथ ही सत्यता की भी जांच की जा रही है। निकट भविष्य में जो बाकी केसेस हैं उसमें भी पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो हम लोग एनालाइज करेंगे और जो उसके द्वारा बताया गया है उस पर फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, ताकि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो और सटीक हो और जो बाकी लोग इस ग्रुप के हैं या दूसरे समूह के जो लोग हैं जो इससे पहले से संबंधित रहे हैं वो भी हमारी गिरफ्त में आए और उसमें जांच आगे बढ़े। मयंक सिंह का अमन साहू के साथ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ तक के संबंध सामने आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से हथियार तस्करी के साथ ही अवैध आर्थिक गतिविधियों के भी सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में आगे की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने वाली है, जिससे जांच को और धार मिलने की उम्मीद है। जैसे भी बातें सामने आएंगी उसमें हमें दूसरे राज्य पुलिस के या केंद्रीय एजेंसियों का अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी लोग इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, फाइनेंशियल और हथियार लेन देन के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, चाहे कहीं पे भी हो, वो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। रिमांड पर हुई पूछताछ में जो जानकारी मिली है उससे उम्मीद है कि मयंक सिंह के क्राइम, आर्म्स और फाइनेंशियल नेटवर्क पर और शिकंजा कस सकता है। गैंग के दूसरे सदस्यों के साथ उसे संरक्षण देने वाले सफेद पोशों पर भी गाज गिर सकती है। अब इंतजार है केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री का, ताकि गिरोह पर और दबिश बढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। के गावा प्रखंड कार्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। एम्बुलेंस कर्मी इस भवन में अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं। जानकारी के मुताबिक 8 एम्बुलेंस कर्मी जिस भवन में रह रहे हैं, इन टूटी हुई सीलिंग को देखिए। इससे बारिश के दिनों में पानी का रिसाव होता है। कई बार तो अंदर सो रहे कर्मी कई बार घायल भी हुए हैं। ऐसे में कर्मियों के लिए काफी कठिनाई होती है। परेशान एम्बुलेंस कर्मी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। से स्टाफ से बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन लोगों की परेशानी को। आपका नाम क्या हुआ भाई? EMT रवीश कुमार है, 108 का टेक्नीशियन है। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? यहाँ तो अभी मेरा हुआ है 1.5 साल से। अच्छा, तो बारिश का समय है, पानी क्या? बहुत पूरा रूम में चूता है, यानी कि जगह नहीं रहता है एक भी सामान यहाँ पे रखने के लिए। किस तरह से रहते हैं ना, एकदम हम लोग को हम तो दूर के हैं तो हम सोचते बरसात में घर चल जाते हैं, क्या करें, यहाँ पर सोने का जगह ही है नहीं है। मेरा यहाँ नवादा से आके यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। लोग बोले हैं लेकिन हम लोग को अभी तो मिला नहीं है। नहीं मिला हम लोग को। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बरसात का मौसम है और ऐसे में अगल बगल साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा गया है। सांप बिच्छा का भी डर है। वहीं दूसरी ओर जब बिल्डिंग में रहते हैं तो ये टूट कर जो सीलिंग है ये अपने आप गिर रहा है। वहीं जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी यहाँ पर रिसाव हो रहा है और ज़मीन में भी पानी जमा हो जाता है। ऐसे में इन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन लोगों का कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारियों से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से ये मांग है कि इन लोगों का जो रिहेबिलिटेशन है, इन लोगों का स्थानांतरण यहाँ से कोई अच्छी बिल्डिंग में कराया जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड में 15 से 17 सितंबर तक कई जगहों पर ठनका और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। रांची में 19 सितंबर तक बादल के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तो कई जिलों में येलो अलर्ट, 15 से 17 सितंबर तक अलर्ट पर रहने की जरूरत है। के लिए मौसम विभाग ने आज से लेकर 19 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्से में तेज हवा चल सकती है और इस दौरान वज्रपात और बरसात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 14 तारीख यानी आज का जो दिन है वो राज्य के कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। वहीं 15 तारीख यानी कल के लिए मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और निकटतम भागों में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना जाहिर की है। वहीं इस दौरान मौसम विभाग
विभाग ने हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की जो अनुमान है वो लगाई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक 17 तारीख तक राज्य के अलग अलग हिस्से में कुछ इसी तरीके का मौसम हो सकता है, जिनमें से संथाल परगना के जिले जो है वो शामिल है, जहां बरसात हो सकती है और इस बरसात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 19 तारीख तक रांची और उसके आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने बादल छाए रहने के अनुमान जाहिर किए हैं। हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों से राजधानी रांची का तापमान भी बढ़ा हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन शाम होने के बाद ही बादल और हल्की बारिश के बाद लोगों को राहत भी मिल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।